जी नमस्कार मित्रों, तो ये वीडियो यूपीएससी बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये मेंस रिपीटर्स के लिए हैं जो पहले भी मेंस लिख चुके हैं लेकिन मार्क्स कम पड़े, इसलिए अपना सर्विस रैंक इंप्रूव करने के लिए फिर से वो मेंस देना चाहते हैं। तो उन्होंने नया क्या पढ़ना चाहिए? यहाँ पर कुछ भी चिकनी-चुपड़ी हवा में मैं बातें नहीं करूँगा। हार्डकोर स्पेसिफिक कि ये वाले रिसोर्स से इतने टॉपिक्स और ये चीज़ें तैयार करनी है। सबसे पहले थोड़े नंबर समझ लेते हैं। पिछले साल यानी 2024 में करीब 14,600 लोगों ने मेंस लिखा, जिसमें से 1100 लोग टॉपर बने। उसमें से 180 को आईएएस सर्विस मिली। अब उसमें आप देखिए कि जैसे जनरल कैटेगरी में 73 पे खत्म हो गया, तो किसी का अगर 100 रैंक भी आया हो, तो उसको आईएएस नहीं मिला होगा जनरल कैटेगरी में। तो वो सोचे देखो मेरे में प्रतिभा तो है, मैं 1 से 100 में तो आ गया, तो दोबारा मेंस लिखता हूँ ताकि मुझे आईएएस बन सकूँ मैं। अब ऐसा ही सोच-सोच के लगभग-लगभग मुझे तो लगता है आजकल हर एक व्यक्ति जिसका आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे सभी टॉपर्स फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर 1100 लोग टॉपर है, उसमें समझो 700 तो ऐसे होंगे जो फिर से रिपीटर, प्रीलिम्स और मेंस देने के लिए लिखेंगे। तो 14,000 लोगों ने मेंस लिखा, उसमें से 180 आईएएस में सिलेक्ट हुए। तो बाकी जितने बचे 14,447 वो सब मेंस रिपीटर ही हैं। ऑफ कोर्स ये नंबर थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि कुछ लोगों के अटेम्प्ट खत्म हो गए होंगे या कुछ ऐसे टॉपर होंगे जिनको आईआरएस, इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस वगैरह मिला, लेकिन वो संतोषी जीव हैं कि बस भगवान की मेहर है, हमको फिर से एग्ज़ाम नहीं देना है, हमें लाइफ़ एन्जॉय करनी है। उन सबको बहुत बधाई वैसे। तो ऐसी आप सोचो 3 एग्ज़ाम सीज़न तक ये लोग घूमते रहेंगे इसी साइकिल में। तो करीब 43,000 लोग होने चाहिए ऐसे। हालाँकि वेन डायग्राम में बहुत सारे ओवरलैप भी होंगे। तो फिर भी लेकिन 30,000 लोग मुझे लगता है पूरे भारत में ऐसे प्रतिभावान हैं। प्रतिभावान क्योंकि ज़िंदगी में एक आध बार प्रीलिम्स क्लियर तो किया उन्होंने, लेकिन फिर से इस मायाजाल में वो फँसे रहते हैं। तो ऐसे रिपीटर्स, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अभी अहमदाबाद में गर्मी ज़्यादा है, बारिश भी टाइम पे होती नहीं। तो मुझे लगता है वीडियो अगर 1 घंटा खींच जाए तो पहले मैं 1 ग्लास पूरा भर के पानी पी लेता हूँ। पूरा ग्लास भर के मुझे पानी पीना था, लेकिन आप देखते हैं ग्लास तो आधा ही छूट गया। मेरा आप सबको यही सवाल है कि जब आपके दिमाग में कंटेंट ही कम है, तो आपके जवाब का ग्लास पूरे पानी से कैसे भरेगा? आप सोचेंगे नहीं, हम लोग ये 12-15 हज़ार रुपए हैं, चढ़ावे में, दान में किसी को दे देते हैं। आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, फला-ढिमका, जो भी क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। लेकिन मेरा प्रश्न फिर भी आपको वही है कि इससे ये बोतल कैसे भरेगी? ये तो आपको खुद से ही भरनी पड़ेगी, एडिशनल चीज़ों की पढ़ाई करके। देखिए, जो भी आंसर राइटिंग, मेंटरशिप ये वो चीज़ें हैं, वो उत्थान कितना कर सकती है कि कोई व्यक्ति अगर ज़ीरो पे है, तो उसको ये निबंध, एथिक्स वगैरह के बेसिक कुकी कटर टेम्पलेट सिखा के, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन सब रटवा के, मान लो ज़ीरो से उसको 90 तक ले जाएँ, निबंध का मान लो पेपर है। आप कहें 90 तक तो हम पहुँचे, लेकिन अभी हमको 120 तक पहुँचना है, क्योंकि हमारा मनचाहा रैंक नहीं आ रहा है, आईएएस नहीं मिल रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा पॉलिशिंग है, वो तो भाई आपको खुद को ही लेफ्ट राइट करनी पड़ेगी, वो उत्थान कोई दूसरा आपका करा नहीं सकता। आप कहें हाँ भाई, तो अभी तुम ये बोलोगे कि लाइब्रेरी की ये किताब, वो किताब सब देख लो और फिर अल्टरनेटिव बताओगे हाँ, तो मेरा मेंटरशिप या कोर्स खरीद लो। इस टाइप का वीडियो फॉर्मेट यूजुअली यही होता है, तो मेरा जवाब है नहीं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपको स्पेसिफिक सिर्फ़ 1 एक्स्ट्रा किताब आपको देखनी है, सिर्फ़ 2 ऑडियो बुक सुननी है और सिर्फ़ 3 पीडीएफ फाइल पढ़नी है। ना पूरी लाइब्रेरी की ज़रूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा ये वो चीज़ तामझाम की ज़रूरत है। 1, 2 एंड 3 टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। अभी इसके बाद जो भी बातें आएँगी कि अच्छा ये बुक या रिसोर्सेज़ में से इतना एक्स्ट्रा आपको देखना है, तो स्वाभाविक है कुछ जो बाबूशोना डेमोग्राफी वाले हैं वो भावुक हो जाएँगे। नहीं, टॉपर ने बोला ये ग्रामर, लैंग्वेज, आर्टिकुलेशन ये सब का कुछ महत्व नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई बुक या ऑडियो बुक या कुछ नहीं देखा था। वो तो सिर्फ़ कोचिंग क्लास की पीडीएफ फाइल देखते थे। मैं सहमत हूँ। अगर आप ये सब टॉपर्स की यूट्यूब वगैरह पे आप स्ट्रैटेजी सुने, तो घूम फिर के बात इतनी आती है कि हमने ये पीडीएफ, वो पीडीएफ देखा था। इसमें गलती यूपीएससी की खुद की है कि उन्होंने होशियारी मारने के चक्कर में जीएस के 2 की जगह 4 पेपर कर दिए। तो सिलेबस इतना वास्ट हो गया, कोई भी किताबों से कुछ कर ही नहीं सकता। वो बात सही है। लेकिन मैं समझो वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो मेंस रिपीटर हैं, जो ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं, कोचिंग वाली पीडीएफ देख चुके हैं और उनके मार्क्स अब भी इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा करना है। ये उनके लिए है।
क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि वही पीडीएफ वापस देखेंगे और अपना स्कोर इंप्रूव हो जाएगा अगली मेंस में, तो ये तो बात होने से रही। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी? इट इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। तो कुछ तो नया करना पड़ेगा, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। और बाकी ये जो भी टॉपर ने रील में क्या बोला, उसमें से आप पॉजिटिव मैसेज लो, ना कि ये कि उसमें से काम चोरी का एक्सक्यूज आप बाहर निकालो। वरना यही करना है तो भाई तो फिर 12वीं की एग्जाम आप फिर से दो और इस बार उसमें फेल हो जाना है, क्योंकि 12th फेल हो जाए तभी आईएएस बन सकते हैं। इफ यू जस्ट बिलीव कि रील में क्या चल रहा है। खैर, अपना जो मुद्दा है, एक एक्स्ट्रा बुक, 2 ऑडियो बुक और 3 पीडीएफ फाइल देखनी है। न्यूज़पेपर की हम बातें करें, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों अच्छे अखबार हैं, लेकिन द हिंदू का पलड़ा थोड़ा भारी रहता है 2 कारणों से। प्रीलिम में जो साइंस टेक्नोलॉजी के 10-12 सवाल आते हैं, उसके अंदर जो करंट कंटेम्परेरी इश्यू वाले होते हैं, वो सीधे उधर से उठाए होते हैं, पहला। दूसरा, मेंस के अंदर खासकर ये जो पेपर 2 के अंदर थीम्स निकलते हैं, वो कई बार इसके कॉलम से सीधे उठाए होते हैं। अब इसका एक तो इलाज कि हाँ भाई पूरे साल पढ़ते रहो, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कर नहीं पाएँगे। द हिंदू ने खुद इसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि हर साल अपने जितने भी कॉलम्स थे उसमें से अच्छे-अच्छे वाले कॉलम्स की वो कंपाइलेशन के रूप में बुक निकालते हैं कि 2022 है, 23 है, 24 है। उसमें भी अब अच्छी बात ये है कि हिंदी संस्करण भी दे रहे हैं, तो 2024 का इंग्लिश हिंदी दोनों है। 2025 से उन्होंने ऐसा किया कि 3-3 महीने के कंपाइलेशन, ऐसा वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 कुछ निकालने वाले हैं। लेकिन सब कुछ पूरी लाइब्रेरी घर पे जमा नहीं करनी है, केवल आप शुरुआत करें 2024 से। फ़ायदा क्या है? अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, वोकैब्युलरी इंप्रूव होती है। अभी आप कहें तुमको कमीशन दिया होगा तो तुम बोलने लगे। भाई द हिंदू का काम कोचिंग वालों से पैसा लेना है उनके एड्स चलाने के लिए, नॉट द अदर वे अराउंड कि वो मुझे पैसा देगी तुम हमें प्रमोट करो। तो कमीशन-वमीशन कुछ नहीं है, हर साल मैं खुद से खरीद के लेता हूँ और इसका उपयोग एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी से जुड़े जो सेगमेंट होते हैं, उतने देख के अपने जो मेंस के क्लासेस और नोट्स में थोड़ा अपडेट करना होता है, वो करता हूँ। हालाँकि ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई बड़ी चीज़ हो जाती है, समझो 30-40 पूरी जो किताब है उसमें 30-40 पेज के इकोनॉमी, हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड उसके कॉलम होंगे। उसमें भी निचोड़ के निकालो तो 3 से 5 पेज का एक्स्ट्रा मटेरियल मेरे कंटेंट में ऐड होगा। बट इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ आंसर्स, वो इसकी यूटिलिटी है। अब मैं कुछ आपको स्पेसिफिक इसके एग्जांपल्स बताऊँ कहाँ कैसे उपयोगी हुआ। आप जानते हैं केंद्र और राज्य के झगड़े चलते रहते हैं। 3 किसान कानून हटाने पड़े। पेट्रोलियम पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं? अभी नहीं लगता। अब आप जानते हैं यूनियन का एक्साइज स्टेट का वैट लगता है। कुछ स्टेट विरोध करते हैं, नहीं कि ये वाला अगर जीएसटी में चला गया हमारी वैट की आवक कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। सभी राज्यों में लागू नहीं है, कुछ नॉन बीजेपी स्टेट उसको अमल नहीं कर रहे। तो ये अलग-अलग मुद्दे हैं। उसी तरह नीट हटा दो, ये लैंग्वेज फ़ॉर्मूला और नई शिक्षा नीति के अंदर 3 भाषा हमें नहीं चाहिए, बहुत सारी बातें चलती। अब आप खुद से लिखने बैठोगे, आप क्या लिखोगे? कि सम ऑफ द नॉन बीजेपी स्टेट्स और उनका ये बनता नहीं है। लेकिन एक बियॉन्ड पॉलिटिक्स, भाषा शुद्धि, विचार शुद्धि के साथ जब आपको यूपीएससी लेवल का आंसर लिखना है या इंटरव्यू में बोलना है, तो क्या हो सकता है? एक्स थिंग इज़ डिफिकल्ट बिकॉज़ ऑफ द एक्रिमोनियस टाइज़ या बिटर रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड सम ऑफ द स्टेट्स। ये जो भी ये कोई चीज़ है, ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि केंद्र और कुछ राज्यों के बीच रिश्तों में खटास है या कड़वाहट है। देखिए, इसमें उसने नहीं लिखा कि बीजेपी, नॉन बीजेपी या तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल। तो अच्छी किताबों से अच्छे कॉलम पढ़ते हैं, तो अपने आप अपने जवाब की क्वालिटी इंप्रूव होती है, खासकर निबंध में, इंटरव्यू में आपको मदद करता है। फिस्कल फेडरलिज्म, केंद्र और राज्य के बीच जो पैसों के रिश्ते हैं, खासकर पिछले साल के बजट में आप याद करो कि क्योंकि मोदी जी की ये तीसरी बार की सरकार टीडीपी और जेडीयू के समर्थन से बनी है, तो आंध्र प्रदेश और बिहार को ज़्यादा आवंटन किया गया था और बजट में खास नाम ले लेके आवंटन की, आपको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। हालाँकि लॉजिकली वो तर्क क्या देंगे कि हाँ, उन राज्यों में पिछड़ापन है, तो ज़्यादा फंड देने की आवश्यकता है। अब इसी को कुछ मेंस में ये भी एक बिटर पॉइंट बन जाता है, क्योंकि बाकी खासकर नॉन बीजेपी स्टेट ये कहेंगे कि हम कोalition में नहीं, तो आप हमको पैसे नहीं दे रहे, हमको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। अब ये जो फिजिकल फेडरलिज्म में तकलीफ है, मेंस पेपर 2 निबंध में आप कैसे लिखेंगे? कांग्रेस, बीजेपी इस टाइप की भाषा होगी आपकी, नहीं। द हिंदू ने बहुत अच्छे से, इसमें एक कॉलम है कि सोशियो इकोनॉमिकली एडवांस स्टेट्स ऑल्सो रिक्वायर अ हेल्पिंग हैंड फ्रॉम द यूनियन टू बिकम
ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। तो समझिए उन राज्यों का तर्क, खासकर तमिलनाडु वगैरह का ये है, केरला का भी, कि हाँ हम सामाजिक रूप से चलो हेल्थ एजुकेशन में आगे, लेकिन हमको और आगे बढ़ना है तो आप कुछ तो पैसा दो। केवल पिछड़े राज्यों को पैसा देना तो हमारी क्या गलती है? तो ये आप लॉजिकल आर्टिकुलेशन कर सकते हैं जब आप अच्छी जगह से चीज़ों को पढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, नीट का स्कैम हुआ, कोटा में आईआईटी वगैरह में बच्चे जाते हैं, कोचिंग प्रेशर के अंदर सुसाइड के केस आ रहे हैं। इस पे भी अच्छी कॉलम इन्होंने लिखी, इन्हीं बुक में है। 23 लाख लोग ये नीट और एमबीबीएस की परीक्षा देते हैं, 1 लाख एमबीबीएस की सीट है। तो दिस मेनिया नीड्स टू बी डायल डाउन विद हेल्दी प्रमोशन ऑफ अदर साइंटिफिक स्ट्रीम्स एज अ वायबल करियर ऑप्शन। साइंस में बाकी भी जो चीज़ें, बायोटेक है, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज़ें, उसमें भी अच्छा करियर बन सकता है। सरकार को प्रमोट करने की ज़रूरत है। आपके ये तो सीधा-सीधा कहाँ पूछेंगे कि नीट स्कैम के बारे में लिखो। अब समझो जब आप एजुकेशन की बात करते हैं या डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं या मेंस पेपर फॉर एथिक्स के अंदर आपको कुछ पूछा जाए इसी के आगे पीछे कि बच्चों का स्ट्रेस बढ़ता है या एक्स वाई जेड, तो उसमें आर्टिकुलेशन करने के लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म व्यू, उसमें आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। ये सब ऑफकोर्स कॉमन सेंस की बातें, लेकिन कई बार अपने विचारों में दिमाग में छूट जाता है। तो सारी भी नहीं, ये तो सजाने के लिए मैंने 3 रखी है, 2024 की एक पढ़ो, तो भी बहुत कुछ आपको मिलता है। गिग वर्कर्स, उसकी क्या समस्या है हम बार-बार पढ़ चुके हैं। अब उसका जब कंक्लूजन लिखेंगे तो बॉडी में जितनी समस्या है उसका आपको समराइज़ करना चाहिए। तब वीडियो पॉज़ करके ये कंक्लूजन पढ़ो। 3, 2, 1 ओके। तो देखिए सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली उसके एक कंक्लूजन में आ गई, दिया है। थोड़ा इकोनॉमी की साइड और जाते हैं। भारत में सीज़न के हिसाब से प्याज़ की महँगाई बढ़ जाती है। तो सरकार ये करती है कि ऑनियन एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती है। और इसको इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसकी निंदा की है कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं है, फार्मर का नुकसान हो रहा है वगैरह। इसी को द हिंदू कॉलम में इन्होंने और बेहतर करके बताया कि ऑनियन एक्सपोर्ट बैन के चलते भारत के किसानों की, खासकर जो ऑनियन का काम करते थे, 21% उनकी इनकम कम हो गई है। तो एक तरफ सरकार बोलती है कि फार्मर की इनकम डबल करनी है, वो तो हो नहीं रहा है। और सामने भारत को अपनी ये जो विश्व गुरु इमेज, ऐसा एक और इमेज है कि वी आर द वर्ल्ड फूड सप्लायर्स। तो फूड सप्लायर की इमेज में भी ये मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि अब कभी गेहूं कभी चावल के एक्सपोर्ट को बैन कर देते हैं। और इसके चलते ऐसे जो देश हैं जहां पर लॉन्ग टर्म उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं, तो भारत के साथ करने से वो डरते हैं। अल्टीमेटली थाईलैंड और एशिया के बाकी देश, उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ करके रखे हैं कि आपको जितना भी ये गेहूं चावल या सब्जी या मांस मच्छी चाहिए, हम लोग सप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी कम है। ये आपकी थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है, वोकेबलरी को इम्प्रूव करता है। अब आप कहें ठीक है भाई, हमने बात मान ली कि कॉलम ही देखने हैं, तो पायरेटेड ई पेपर भी मिल जाएंगे टेलीग्राम से, वही देख लेंगे। अब समझो ई पेपर और पीडीएफ स्क्रोलिंग के मैं हक में नहीं हूं, क्योंकि उसमें ना आप सुकून से पढ़ रहे हैं, ना उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ना उसका रूमिनेशन, मतलब गाय भैंस जो जुगाली करती है, एक बार खाया फिर वापस अपने स्टमक से बाहर लाके फिर से, वो काम हो नहीं पाता। तो जब भी आप खाना खा रहे हैं, इन किताबों को आप देखें और सुकून से, उसके बाद आप खुद से भी पेन पेपर से कुछ लिखिए। पेन पेपर से लिखिए, आईपैड से मत लिखिए, क्योंकि रियल एग्जाम में पेन पेपर होगा, आईपैड में इरेज कर सकते हैं, रियल एग्जाम में पेन पेपर में इरेज नहीं हो सकता। देन इट विल हेल्प यू टू डेवलप ऑल दीज आइडियाज। अच्छा, तो सिर्फ एक बुक देखनी है मैंने बताया, कौन सी? द बुक ऑफ एडिटोरियल्स 2024 वाली, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध। दूसरी बात करते हैं, 2 ऑडियो बुक सुननी है। पहले जरा नॉर्मल बुक, पीडीएफ और ऑडियो बुक के बीच क्या अच्छा बुरा है ये समझ लेते हैं। जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ते हैं, तो एक तकलीफ है, ऊपर-ऊपर से स्क्रॉल कर लिया, याद नहीं रहता, आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए मेरी तो खास सलाह है, आग्रह है कि प्रीलिम्स की जो कोर किताबें, लक्ष्मीकांत, क्लास 12 की ज्योग्राफी, एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम वगैरह, उसको खरीद के पढ़ो, तो हमेशा किताब रहेगी, इट हेल्प्स यू। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी जो उसकी हाईली रिकमेंडेड बुक्स हैं, कोर बुक्स हैं, खरीद के आपको पढ़नी चाहिए, भले आपको पायरेटेड पीडीएफ कहीं से मिल रहा है। अब तीसरी चीज़ आती है ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स में क्या सुनना चाहिए? सप्लीमेंट्री बुक्स, जिससे आपको लगता है मेरा निबंध एथिक्स या एक्स वाई जेड में मुझे मदद मिलती है। खासकर जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, डेली मेरा ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, मेट्रो में सफ़र कर रहा हूँ, या सोने से पहले आधा घंटा सुन लेता हूँ।
लंच डिनर के दौरान सुन लेता हूँ। ऐसी सप्लीमेंट्री बुक्स में ये यूज़ करना है, कोर बुक्स में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आप वीडियो पॉज़ करके यूपीएससी की ये 2 निबंध देखो, 4, 3, 2, 1। तो देखिए 22 और 24 में उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में पूछा और ये जो ऐसे निबंध है, एक हिस्टोरियन है युval नोआ हरारी, उसकी किताब थी सेपियंस। उसमें से लगभग-लगभग सब रिसाइकिल करके लिखो, आपका पूरा निबंध बन जाता है। ये निबंध के सारे टॉपिक वाइज़ पेपर्स mrunal.org/essay उस पेज पे आपको जो है सब मिल जाएगा। उसी तरह जीएसएम 1, 2, 3, 4 लॉजिकल लिंक्स हैं, आप करोगे मिल जाएगा। और इसमें कोई मतलब मोबाइल रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी कुछ झंझट नहीं है, सीधा ही आप देख सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ये फॉरेस्ट के निबंध सीधे उसकी किताब से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी 3 अच्छी ऑडियो बुक मेरे हिसाब से। हरारी की एक तो सेपियंस, दूसरी हरारी ने एक नई किताब लिखी है नेक्सस जिसमें एआई डेमोक्रेसी वगैरह की बातें, और तीसरा रघुराम राजन की ब्रेकिंग द मोल्ड। इनको खरीद के और पूरा लंबा इसमें कमिट नहीं होना है। ये जो ऑडिबल नाम की अमेज़न की एक वेबसाइट है, उसमें आपको ये ट्रिक लगानी है। आप रजिस्टर करते पहले 30 दिन वो फ्री देता है। उसके बाद मंथली सब्सक्रिप्शन 199 का होता है। तो 2-3 महीने का ही सब्सक्रिप्शन रखना है, फिर कैंसल कर देना है, जब तक अपना ये काम नहीं खत्म होता। अब आप कहें भाई तुमने अभी तो बोला 2 ऑडियो बुक सुननी है और तुम तो 3 बोल रहे हो अभी। तो इसमें आप समझो अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है तो सेपियंस वाली आप स्किप कर दो तो चले। क्योंकि उसमें से पूछने लायक चीज़ें आ गई, और अब उसकी ये जो नई किताब है नेक्सस, और आजकल जो नए कंटेम्परेरी इश्यूज़ हैं, एआई, जियोपॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, डिसेंट वगैरह, उसमें बहुत सारे मुद्दे आपको रिसाइकिल करने को मिलते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि देखो तो फिर ऑडियो बुक या पूरी किताब भी क्यों देखनी है? चैट जीपीटी को बोलते ना समराइज़ कर दे क्या-क्या काम के मुद्दे हैं। देखिए समरी में तकलीफ ये है कि बिना पूरी कहानी सुने, आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट और उदाहरण समझे, वो सिर्फ़ आपको जिस निचोड़ के देख लेगा, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा नहीं। समझ आ जाएगा पर याद नहीं रहेगा। और आप कहाँ पर कैसे मुझे इसे यूज़ करना है जीएस के 4 पेपर ऐसे एथिक्स में, आप उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँगे। लेकिन खरीद के पढ़नी भी नहीं, ऑडियो बुक सुनो, ये मेरी सलाह है। अब कैसे प्रैक्टिकली ये मदद करता है, मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बुक में एक बात है कि ब्यूरोक्रेसी क्यों होनी चाहिए और लोग इसको क्यों नफ़रत करते हैं। तो ये जो नौकरशाही है आईएएस और सिविल सर्विसेज़ आज का नहीं है, प्राचीन इजिप्ट में भी ये था। शुरू में सब आदि मानव थे, फिर ये खेती-बाड़ी करने लगे तो सब बोले ये मेरी ज़मीन है, ये मैंने इसको कर्ज़ा दिया है। तो बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। उस ज़माने में कागज़ का अभी आविष्कार नहीं हुआ है। तो क्ले टैबलेट्स, मिट्टी के टैबलेट पे सब लिखा जाता था। अब ऐसे भी आप समझो कितने सारे टैबलेट्स बन जाएँगे, क्योंकि हर एक ने ये मेरी ज़मीन है, ये इसकी शादी हुई, ये इसको लोन दिया। तो इन सब के आर्काइव्स, कैटलॉग्स मेंटेन करने पड़ते थे। तो अपने आप लाइब्रेरियन टाइप के ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत हुई। फिर उनका इंटरप्रिटेशन करने के लिए और ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत हुई। फिर उसमें से न्याय देने के लिए और लोगों की ज़रूरत हुई। तो ब्यूरोक्रेसी तो इनेविटेबल है, ये तो प्राचीन मिस्र से चल रहा है, उसके बाद चीन, भारत सब जगह आप देखेंगे। लेकिन आप एक आम आदमी को पूछो, तो नहीं-नहीं ब्यूरोक्रेसी इज़ बैड, करप्शन है, धीमा काम करते हैं, बहुत समस्याएँ हैं। आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट को पूछो, खासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले को, तो वो मैक्स वेबर सोशियोलॉजिस्ट को कोट करके बोलेगा कि ब्यूरोक्रेसी इज़ इनेविटेबल, कहीं न कहीं तो वो बनी जाती है। अल्टीमेटली हर एक ऑर्गेनाइज़ेशन में ब्यूरोक्रेसी आ ही जाती है और उसको हटाना-मिटाना मुश्किल है। इलॉन मस्क ने भी बहुत जोश से काम किया, वो डॉज या डोजे नाम का अमेरिका में ट्रम्प के साथ। वो भी लंबा हो गया, थक गया, उसने हाथ खड़े कर दिए, भाई मेरे से नहीं होगा, ये ब्यूरोक्रेसी से लड़ना मुश्किल है। तो ब्यूरोक्रेसी इज़ इनेविटेबल। अब प्रश्न ये होता है तो फिर लोग नफ़रत क्यों करते हैं? लोग नफ़रत इसलिए करते हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये जो लॉजिकल बात मैंने आपको बताई, मैक्स वेबर एंड ऑल दिस ऑर्गेनाइज़ेशन, लोग इसको क्यों नहीं समझते? क्योंकि किसी ने उन्हें समझाया नहीं है। कवि, लेखक, फ़िल्म बनाने वाले, इनकी ज़िम्मेदारी होती है जन जागृति फैलाना। लेकिन कभी भी ब्यूरोक्रेसी को वो पॉज़िटिव या उसकी क्या अहमियत है बता नहीं पाए। उसका क्या कारण है? तो हरारी ने अपनी किताब में सब लिखा कि देखिए कवि, लेखक, फ़िल्म मेकर, ये सिर्फ़ ऐसी चीज़ों पे आपको ज्ञान दे सकते हैं जो आपके डीएनए में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अंध कवि होमर ने महाकाव्य लिखा इलियड, उसमें से ट्रॉय मूवी बनी थी। इसमें कहानी क्या है कि एक छोटा राजा है, उसकी वाइफ़ है हेलन, उसको ये ऑरलैंडो ब्लूम किडनैप करके ले जाता है या उसको प्रेम हो गया तो भाग जाती है। वो डिपेंड करता है किसकी स्टोरी पे आप यकीन करते हैं। दूसरे के साथ भाग गई। अब ये जो छोटा राजा है उसका बड़ा भाई बड़ा राजा है। वो इसका मुद्दा बना के
कि चलो जाके ट्रॉय पे हमला करते हैं, हेलन को वापस लाएंगे और पूरा ट्रॉय अपने कब्जे में करेंगे। ये कहानी है, महाकाव्य किताब, फिल्म सब हिट है। अब आप सोचने बैठो, इसमें जो भी भावनाएं हैं, अल्टीमेटली मेटिंग राइट्स, टेरिटोरियल डोमिनेशन, तो ये तो वानरों में भी है, चिंपांजी में भी ये होता है, और उसकी उत्क्रांति से अपने डीएनए में भी आया, तो यही सब आया, मेटिंग राइट्स, टेरिटोरियल डोमिनेशन। तो इसको हम समझ सकते हैं, कोई इस पे किताब, कहानी, मूवी बनाए, हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं इमोशनली। तो हरारी की ये बात है कि ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विस, इसको लोग क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि जितनी भी महान कृतियां हैं, कविता, फिल्म, कुछ भी, वो ऐसी ही बातों पर होती है जिसको बायोलॉजिकल अर्जिस के साथ जोड़ा जा सके। प्रेम, करुणा, क्रोध, जेलसी वगैरह वगैरह। ब्यूरोक्रेसी ऐसी बायोलॉजिकल अर्जिस के साथ जोड़ के सिखाना मुश्किल है। वो चीज़ ही अलग है, वो एक कृत्रिम स्वरूप है। तो जब आप एथिक्स और रोल ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में जब लंबा कुछ लिखना हो, तो बहुत सारे आयाम इसमें आपको मिलते हैं। अब असल में हरारी ने ये सब लिखा, वो भारत के कुछ धार्मिक महाकाव्यों के साथ जोड़ के लिखा। मैंने आपको सिखाया तो मैंने ट्रॉय पे मैं ले गया। क्यों? क्योंकि समझो अगर मुझे मेंस लिखना होता और उसमें यही बात मैं भारत के कुछ धार्मिक महाकाव्यों के साथ जोड़ के लिखो, पता नहीं प्रोफेसर का क्या दिमाग चल रहा है, वो उसको अप्रिशिएट कर पाता है या गुस्सा हो जाता है। तो खुद की भी अपनी थोड़ी जो भी आईक्यू, ईक्यू या कॉमन सेंस होनी चाहिए कि चीज़ों को मॉडिफाई करके मैं कैसे यूज़ करूँ। नॉर्मली मुझे जब भी एथिक्स में जाना होता है, तो भारत की जगह में ग्रीक रोमन जो भी कहानियाँ और उनकी चीज़ें हैं उसमें डाल दो, यू आर सेफ। तो ये भी एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्सस बुक में, मैंने तो ऑडियो बुक ही सुनी है। आगे वो बात करता है कि धर्म और राष्ट्रवाद और जाति क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि बाहर वाले लोगों से खुद के इंटरेस्ट की रक्षा आपको करनी है। कोई आपका कुछ छीन ले, ये मेरी ज़मीन है, मेरी पत्नी है, मेरा धन है। अकेले आप लड़ पाएँगे? नहीं, आपको और लोगों को जमा करना पड़ेगा। तो इस कारण से या तो धर्म से, राष्ट्रवाद से, जातिवाद से आप जमा करेंगे और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। अब आप एक राजा या शासक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको टेरिटोरियल राइट्स, लैंड ओनरशिप के राइट्स, रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन, ये सब कुछ हासिल करना है, और कोई भी बाहर से आक्रमण करे तो अपने लोगों को ही वो कैसे मोबिलाइज करे? तो स्वाभाविक है धर्म, राष्ट्र, जाति, ये सब के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। तो वो उसको जस्टिफाई करता है कि ये भी इनएविटेबल है, कोई तो चीज़ होनी चाहिए जो सब लोगों को बांध के रखे। ऑफ कोर्स इसमें नेगेटिव भी है कि जब इसका दुरुपयोग होता है या ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। अफ्रीका में ट्राइब्स के बीच सिविल वॉर हो रहे हैं, गृह युद्ध। हिटलर ने यही सब जर्मन सुप्रीमसी का करके यहूदियों पे अत्याचार किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। भारत में भी एससी/एसटी के खिलाफ जो अत्याचार, एट्रोसिटी हो रही है, तो ये इन्हीं चीज़ों का जब दूषित रूप या विकृत रूप बन हो जाता है, तो इनएविटेबल भी है लेकिन गलत भी इस्तेमाल होता है। तो आप सोचो बहुत सारी जगह पर मेंस पेपर 2, पेपर 4 निबंध में आप रीयूज़ कर सकते हैं। अब इस पे मैं थोड़ा काउंटर थॉट्स भी सोचने लगा। हम अगर मध्यकालीन अहमदाबाद की बात करें, मुगल सूबेदारों का शासन था। कुछ गुजराती साहित्यकार अपनी कविताओं में ऐसा लिखते हैं कि उनसे बेहतर तो अंग्रेजी शासन था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मुगल सूबेदारों का शासन अहमदाबाद पे था, उस ज़माने में मान लो कोई अहमदाबाद में ही रहता स्थानीय व्यक्ति है, उसको अपने पड़ोसी से जलन या नफ़रत है, व्यापारी है, उसका दूसरे व्यापारियों के साथ बिज़नेस राइवलरी है, तो वो जाके मुगल सूबेदार को चुगली कर देगा कि देखो इसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, इसके पास तो बहुत सोना है घर पे, और किसी ना किसी एक्सक्यूज़ लेके वो सब लूट लिया जाता था। उसके मुकाबले अंग्रेज़ आए तो उन्होंने भी शोषण तो किया, लेकिन रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कुछ एकदम जो खराब चीज़ें हो रही थी वो थोड़ी कंट्रोल में आ गई। तो इस कारण से मुगलों से बेहतर अंग्रेजी शासन, ऐसा कुछ गुजराती साहित्यकार लिखते हैं। अगर आप थोड़ा आगे बढ़ें, गांधी जी भी अंग्रेजी सेना में सार्जेंट मेजर थे। बोर युद्ध में उन्होंने उनकी तरफ से शामिल हुए थे, केसरी हिंद भी मिला था। फिर मेरे ख्याल से वो जलियांवाला बाग के बाद उन्होंने वो मेडल वापस कर दिया था। तो आप गांधी जी के एथिक्स और वैल्यू के बारे में सोचो। एक ज़माने में तो उनको भी लगा होगा कि अंग्रेजी शासन बेहतर है कंपेयर टू ऑल दिस ऑपोजिट थिंग्स, लेकिन बाद में उनकी सोच बदलती है। साउथ अफ्रीका में भी लड़े, भारत में भी वो लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो धर्म, राष्ट्रवाद, जातिवाद, ये सब के बारे में गांधी जी की जो सोच है,
वो उनकी उम्र और अनुभव के हिसाब से बदलती है, ना सिर्फ गांधी जी, किसी भी व्यक्ति की। तो ये सब रिफ्लेक्शन कब आएंगे? ये सब रिफ्लेक्शन आपको आएंगे जब आप पीडीएफ फाइल स्क्रॉल करेंगे। नहीं भाई, सुकून से आप किताब पढ़ो, सुनो, थोड़ा खुद नोट पेन से लिखो, फिर से रिफ्लेक्ट करो कि मैंने जो पढ़ा वो मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता, उसके आगे पीछे मेरी खुद की क्या समझ है। दैट विल हेल्प यू। तो मंथन जरूर है। मेंस रिपीटर जो मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो भाई कुछ नया करोगे, सुकून से पढ़ोगे तो स्कोर इंप्रूव होगा। अच्छा, ये जो हरारी की नेक्सस ऑडियो बुक की मैं बात कर रहा था, मेन तो इसका थीम है कि एआई से डेमोक्रेसी और इकोनॉमी को क्या खतरा है। वो मैं इस वीडियो में बात नहीं करता, क्योंकि कॉमन सेंस की बातें बहुत सारा आप समझते हैं। सेकंड, मैंने आपको बताया ब्यूरोक्रेसी का महत्व इसने बताया। तीसरा, उसने कहा कैसे रिलीजन, कास्ट, नेशनल आइडेंटिटी ज़रूरी है और कैसे उसका दुरुपयोग होता है। चौथी बात करी उसने हिस्ट्री का पुनरावर्तन। वो ऐसे कि मध्यकालीन यूरोप में चर्च के अंदर भी कुछ दूषण आ गए थे। उसके खिलाफ अगर कोई लिखता बोलता, चाहे महिला हो, पुरुष हो, उसको विच ब्रांड करके उसका मतलब सूली पे चढ़ा देंगे, उसके साथ अत्याचार करेंगे। वो वहाँ होता था। अभी भी शासक के खिलाफ जो बोले तो सेंसरशिप का होना, अकाउंट डिलीट कर देना, एक्स-वाई-जेड नोटिस आ जाना, जेल में फिट कर देना, अभी भी जारी है। तो हिस्ट्री का पुनरावर्तन तो फिर से हो ही रहा है और ऐसे बहुत सारे आपको एनालॉजी इसमें मिलती है। पाँचवाँ इसने मुद्दा बताया पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ रिसर्च। देखिए, यूएसएसआर, सोवियत संघ वाले रशिया में एक एग्रीकल्चर बॉटनिस्ट साइंटिस्ट था। वो ऐसा रिसर्च लेके आया कि प्लांट का जो डीएनए है वो मायने नहीं रखता। हम उसको ट्रेनिंग देके बदल भी सकते हैं। मतलब कैक्टस जो है वो रण में उगना चाहिए, डेज़र्ट में, लेकिन नहीं, वो बर्फ़ में भी उग सकता है अगर हम उसको ट्रेनिंग दें। और ये उसकी पूरी जो थियरी थी, उसे कहा गया लाइन्सेक लाइसेंकोइज़्म। हमें ये याद नहीं रखना, उसका जो अल्टीमेट जिस्ट है जो अभी आप समझेंगे वो याद रखना है। तो ये भाई ऐसा बोल रहा है कि डीएनए मायने नहीं रखता, ट्रेनिंग से हम उसे बदल सकते हैं। अब आप सोचो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अपने अंदर टेरिटोरियल डोमिनेशन, ये मेरा अधिकार, ये मेरा मेटिंग पार्टनर, ये जो सारा अपने डीएनए में है। कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट साम्यवाद क्या कहता है? नहीं, नहीं। आप सारा ओनरशिप और कंट्रोल छोड़ दो, वो स्टेट या डिक्टेटर के हाथ में चला जाना है, आपका खुद का कुछ नहीं होना चाहिए। तो लाइसेंकोइज्म में ऐसी जो भी बात होगी, स्वाभाविक है स्टालिन को मजा आएगा कि हाँ, डीएनए में जो अपनी कंट्रोल की भावना है उसको मिटा सकते हैं, सबको कम्युनिस्ट बना सकते हैं। तो इसने बहुत फंडिंग दिया और इसके ये तो साइंटिफिकली प्रूवन बात है नहीं कि प्लांट का डीएनए आप ट्रेनिंग से बदल सकते हैं। तो रशियन साइंटिस्ट जो इसके आगे पीछे बात करने लगे, क्योंकि सबको स्टालिन से फंडिंग में पैसा चाहिए था। इस कारण से बाकी देशों के साइंटिस्ट रशियन साइंटिस्ट का मजाक उड़ाने लगे कि तुम सब लोग तो स्यूडो साइंस प्रमोट करते हो, तुम्हारा कुछ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सही नहीं है। उनकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी चली गई। तो इसमें जीवन बोध हमें ये लेना है कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें बनाई है, कोरोना का वैक्सीन और बहुत सब। इसरो जो पूरा ये स्पेस एक्सप्लोरेशन, मंगल तक पहुँच गया, चंद्र तक पहुँच गया और बहुत ही सस्ते और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। लेकिन ये सारी चीज़ें वाइप आउट हो जाती हैं अपनी ब्रांड इमेज में से, जब स्यूडो साइंस को प्रमोट किया जाता है। कि ये क्योंकि हमारे किसी प्राचीन ग्रंथ में था तो तब से हमको पता था कि ये ऐसा होना चाहिए। यही चीज़ द हिंदू ने भी दूसरे कॉलम में लिखी है, जो एडिटोरियल की किताब है 2024 की। आप वीडियो पॉज़ करके पढ़ो, 3, 2, 1। वो कॉलम था कि ये जो फर्जी दवाइयाँ और दवाइयों के बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा है, गवर्नमेंट नीड्स टू रेन इन द अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स अबाउट ड्रग्स, नो मैटर हू मेक्स देम। अब देखो उसकी भाषा कितनी शुद्ध है। बाबा रामदेव का नाम नहीं लिया कि उन्होंने ऐसा बोला, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी माँगनी पड़ी, कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर भी डिप्लोमैटिकली वो पूरी चीज़ उसमें आ गई। तो ये जो भाषा शुद्धि और विचार शुद्धि होती है अपने जवाबों में, जो आपका ये जो भी निबंध का 90 मार्क्स को 120 पे ले जाने के लिए ज़रूरी है, वो कब आता है? अच्छे कॉलम पढ़ो, द हिंदू की ये बुक है। तो मैं जो आपको बता रहा था, ये ऑडियो बुक का सीधा समरी माँग लेते हैं चैट जीपीटी से, उससे आपका ये थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो सकता, इसलिए सुकून से आप उसको पूरा पढ़ें या सुनिए। तो ऑडियो बुक पहली तो मैंने आपको बताई हरारी की नेक्सस। दूसरी ऑडियो बुक मैं रेकमेंड करूँगा रघुराम राजन की ब्रेकिंग द मोल्ड। वैसे बुक के रूप में ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में है, लेकिन बुक खरीद के मत पढ़ो, ऑडियो बुक सुन लो। वो 30 डेज़ ट्रायल और उसके बाद 199 में खत्म करो इसे। देखिए, इसमें सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है। वैसे तो पिछले 10 साल के इकोनॉमिक सर्वे में जितने सुझाव दिए गए उसका मोस्टली रिपीटेशन ही है, जो मेरे मेंस के कोर्स में भी कवर्ड ही है। लेकिन आप इसको सुनेंगे तो आपकी भाषा शुद्धि, वोकैब्युलरी, लैंग्वेज आर्टिकुलेशन इंप्रूव होता है।
तो इसे सेकंड प्रायोरिटी में आप देखें। एक ध्यान ये भी रखना है, ये राजन ने जितनी पूरी किताब लिखी उसमें आलोचना ज़्यादा है। आपने उसी को रिसाइकल करना है कि आलोचना को सुझाव के रूप में, क्रिटिसिज्म को सजेशन के रूप में कन्वर्ट करके लिखना है। इसके अलावा और भी टाइम मिले तो एनसीईआरटी की ऑडियो बुक्स भी आप फ्री में सुन सकते हैं। ये वेबसाइट है cit.ncert.gov.in। इसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी की किताबें सुन सकते हैं। सिलेक्टिवली उसमें फिर समझो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नहीं है तो सारे थिंकर थियरी नहीं सुनने हैं, बाकी जो काम की चीज़ लगे सुन सकते हैं जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बुक कौन सी, द हिंदू की एडिटोरियल 2024 वाली। 2 ऑडियो बुक मैंने आपको बताई, एक तो हरारी की, दूसरी राजन की। उसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी है हरारी की बुक क्योंकि वो सारे पेपर्स को कवर करके सब बोलती है। राजन वाली ऐसी है मोस्टली इकोनॉमी को कवर कर रही। तीसरी 3 पीडीएफ फाइल्स आई वुड रिकमेंड। जब आपको पॉलिश मारने के लिए 3 पीडीएफ फाइल्स। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 मतलब जो 2025 में प्रकाशित हुआ होगा, उसमें आप चैप्टर 13 डाउनलोड करके पूरा पढ़ें। इंग्लिश, हिंदी दोनों भाषा में मिलता है। एआई से जॉब लॉस को खतरा है। आपके यहाँ तो कॉमन सेंस है, तुमने भी अपने ये सब विन सीरीज में पढ़ा दिया था। लेकिन आप ये पूरा पढ़ेंगे तो जो आर्टिकुलेशन, वोकेबुलरी, थॉट प्रोसेस डेवलप होनी चाहिए, इट विल हेल्प यू। तो खास ये पढ़ें। उसी तरह उसके पिछले साल वाला मतलब 2024 में प्रकाशित हुआ जो इकोनॉमिक सर्वे, उसका भी चैप्टर 13 डाउनलोड करके पूरा पढ़ें। उसमें ये बात है, इंडियन सॉल्यूशंस टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। गोरों के उपदेश से नहीं चलना है। भारत के जो अपने मूल्य हैं परिवार के और राष्ट्र के, उस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है। और बहुत ही अच्छी उसने लॉजिकल बातें की हैं, आप उसको पढ़ें। वैसे तो मेरा जो मेंस का इकोनॉमी कोर्स है उसमें ये सब इकोनॉमिक सर्वे की समरी आ ही जाती है। 12 जून से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। मतलब समझो 25 को अगर मई में प्रीलिम्स हुई, 15 दिन में रिजल्ट आना चाहिए, तो मे बी 9 जून को रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद 12 जून से इकोनॉमी मेंस मेरा कोर्स शुरू हो रहा है। तो वो तो है ये सब, मतलब वैसे तो कवर्ड ही है, जो ये राजन ने बोला, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला, द हिंदू के कॉलम्स में इकोनॉमी का जो काम का है, सब कुछ कवर्ड है। लेकिन भाषा शुद्धि के लिए आप खुद से वो मैन्युअली चीज़ें पढ़ें, इट विल हेल्प यू। इकोनॉमिक कोर्सेज़ जिनको नहीं पता है, प्रीलिम का मेरा होता है तो पीसीबी, पोस्ट कोरोना बैच नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा 14वीं बार में शुरू करूँगा अगस्त में। और मेंस का क्यूईपी 6 वो 6ठी बार में शुरू करूँगा जून महीने में, 12 तारीख से इच्छा है। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें नेटफ्लिक्स जैसा है, तो सब कुछ ही अनलॉक हो जाता है, बाकी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सीसैट सब कुछ भी अनलॉक हो जाता है, वो एक चीज़ है। उसे हम कहते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एक बात हुई। कुछ लोग कहेंगे वो सब ठीक है, अपन मेंस तो अपना सिर्फ लिखना है हमको, प्रीलिम्स का तो हम सब पढ़ चुके हैं, हमें सिर्फ ये मेंस वाला हमको पढ़ना है। तो सिर्फ मेंस का मॉड्यूलर कोर्स भी अब अवेलेबल है। वो ऐसे कि अनअकैडमी ने मेंस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे एथिक्स के लिए 1999 में मॉड्यूलर कोर्सेज़ या बैचेज़ बनाए, उसमें ये लोग इसको टैग कर देंगे। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं मेंस पेपर 3 के लिए, या अल्टरनेटिवली सब कुछ थाली में आपको चाहिए, 4 पेपर ऐसे एथिक्स, तो 5999 में आप जुड़ सकते हैं। हाँ, तो मित्रों मैं आपको बता रहा था इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अंदर चैप्टर 13 है वो पूरा पढ़िए आप। और उसके बाद 2022 से लेके 25 तक जितने सर्वे हैं उसको डाउनलोड करके हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप पढ़िए। वैसे सब कुछ इकोनॉमी मेंस कोर्स में मैंने पढ़ा ही दिया, लेकिन ये वोकेबुलरी इंप्रूव करने के लिए है। आप कहेंगे तो थोड़ा और पीछे चले जाते हैं और भी पढ़ लेते हैं। देखिए कोरोना से पहले जो सर्वे आए वो ना भी देखे अब तो चलेगा। उसका कारण ये है, उसमें जो बहुत काम की चीज़ें होंगी जैसे डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी वगैरह, वो अपने मेंस कोर्स में आ गई। और आजकल बहुत सारे नए डेवलपमेंट ऐसे हो गए कि पुरानी बातों पर बहुत चर्चा या मंथन का उपयोग कम होता है। तब समझो 2020 में कोरोना आया तो 2021 में जो सर्वे आया होगा उसमें भी सरकार ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया और ये योजना थी, ये सब बातें हुई। अब वो भी चीज़ें काफ़ी फेड हो चुकी है। इसलिए मैंने आपको सलाह दी कि 2022, 23, 24 और 25 के जो सर्वे आए हैं उस पे आप फोकस करें। क्योंकि अब इकोनॉमी में मुद्दे काफ़ी बदल चुके हैं। कोरोना, यूक्रेन युद्ध, ट्रंप और जियोपॉलिटिक्स में जो चेंजेस आए, चाहे टैरिफ वॉर है, एआई, क्लाइमेट फाइनेंस, डीरेगुलेशन, वेज वर्सेस प्रॉफिट, मतलब कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं लेकिन जनता की सैलरी नहीं बढ़ रही है। इस कारण से सरकार फ्री बाय रेवड़ी कल्चर में बहुत पैसा दे रही है चुनाव जीतने के लिए। तो ये पब्लिक फाइनेंस में कहाँ तक उचित है वगैरह, वगैरह। तो नए इश्यूज़ हैं उस पे ज़्यादा फोकस रहे। ऑफकोर्स यूपीएससी की ये भी आदत रही है कि मेंस में खासकर इकोनॉमिक सर्वे का 2-5 साल पुराना भी कुछ बार पूछ लेते हैं। लेकिन अपने पास अब जितना 2-3 महीने का टाइम बचता है, तो आदर्शवाद की पीपूड़ी बजाने में सब कुछ कवर नहीं कर सकते। तो मेन फोकस आपका ये 4 सर्वे में
तो उसके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे आप रखें। तो ये एक बात हुई इकोनॉमिक सर्वे, मतलब है तो बहुत सारे पीडीएफ पर कलेक्टिवली मैं कहूँगा ये एक पीडीएफ। दूसरा, इग्नू का एमपीएस 003 ई ज्ञान कोश नाम की उसकी वेबसाइट है, वहाँ से एमपीएस 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट बोल के 2 पीडीएफ और उसके नीचे और बहुत सारे पीडीएफ होंगे, उसे आप डाउनलोड करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, सोसाइटी वीकर सेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी, वीमेन प्रेशर ग्रुप, मीडिया वगैरह बहुत सारे मेंस पेपर 1, 2 और निबंध के मुद्दे हैं, उसमें आप रिसाइकल कर सकते हैं। तो अच्छी है ये पूरी सीरीज़, आप उसको पढ़ें। तो सेकंड अपना हो गया इग्नू का एमपीएस 003, इसको मैं कहूँ दूसरा पीडीएफ है। तीसरा पीडीएफ में ऐसा है, किंडल का जो अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन पहले महीने ₹2 का कुछ ट्रायल होता है, फिर जो भी 199 2-3 महीने ही रखना है और उसमें आपको एथिक्स की कुछ अच्छी बुक्स लगे वो आप देख लो। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम का क्या मॉडल है कि आपको जो मूवी देखना है आप देख सकते हैं। उसी तरह किंडल अनलिमिटेड का क्या मॉडल है कि आपको जो ई-बुक पढ़नी है, आप पढ़ सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ अनलॉक हो गया। हालाँकि जो बहुत अच्छी और बेस्ट सेलिंग है होती है वो उसको नहीं देता, बाकी वाली जो देता है आपको। आप पाएँगे किंडल अनलिमिटेड में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और फ्रीलांस राइटर्स ने एथिक्स और मेंस के मॉडल आंसर की बहुत सारी ऐसी सीरीज़ निकाल के रखी है। असल में उसमें पेजेस बहुत कम रहते हैं और जो भी माल होता है यूजुअली विकिपीडिया, चैट जीपीटी का कट पेस्ट माल रहता है। तो क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़ोरदार चीज़ है नहीं। आप कहे तो फिर क्यों देखनी है? वो इसलिए कि आप समझो खुद से विकिपीडिया, चैट जीपीटी सर्च करके वो बनाओगे उतना सबके मॉडल आंसर तो आप लंबे हो जाओगे। तो थोड़ा टाइम बचता है आपका। और ये जो किंडल अनलिमिटेड है समझो उसके लिए किंडल का टैबलेट होना ज़रूरी नहीं है। आप डेस्कटॉप, लैपटॉप हर जगह ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें भी ब्लैक थीम कर सकते हैं तो और आसानी से आप पढ़ सकते हैं। हाँ, तो किंडल डिवाइस नॉट रिक्वायर्ड, वो ऐसे ही आप हर एक जगह देख सकते हैं। तो किंडल अनलिमिटेड समझो पहले महीने ट्रायल अनलॉक करो करीब ₹2 उसके होते हैं। उसके बाद 199 होता है हर महीने, लेकिन आपको समझो 2-3 महीने ही रखना है। जैसे मेंस खत्म तो उसको कैंसल कर दो। और उसके बीच आपको ये जो एथिक्स या मेंस की जो ऐसी किताबें जो उसके अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन में उसको डाउनलोड करके आप जो काम का लगे। उसमें कुछ लिमिट होती है कि एक बार में 10 ही बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 10 भी तो बहुत है ना, तो उतना करो। फिर आपको वो बुक लौटा देनी है, वो बटन दबा के लौटा देनी है, तो फिर आप 11वाँ बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐसी ये जो भी एथिक्स की किताबें हैं, मैंने भी डाउनलोड करके देखी। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि समझो 2-5 पेपर के मॉडल आंसर उन्होंने दिए होते हैं। तो उससे आपको केस स्टडीज़ की एक टूलकिट या टेम्पलेट मिल जाता है। फिर बाकी पीवाईक्यू में जितनी केस स्टडी उन्होंने पूछी 2013 से नया सिलेबस आया से लेके 2024 तक, उसको आप फिर से सॉल्व करो और इन्होंने जो टूलकिट या नए आपको शब्द या थियरी सिखाई, उसको रिसाइकिल करके मैं कैसे लिख सकता? आपके पुराने केस स्टडी कहाँ से मिलेंगे? फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं munal.org/GSM3 GSM4। देखिए लॉजिकल पैटर्न से मैंने यूआरएल बना दिए 4 GSM4, GSM1, GSM2, GSM3 ऐसे। तो munal.org पीछे स्लैश में आप चिपका दो मिल जाएगा। कोई मोबाइल रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी की मगजमारी नहीं है। तो इसका आप लाभ लें। तो 3 हो गए इकोनॉमिक सर्वे, इग्नू एमपीएस 003 और किंडल अनलिमिटेड से जो एथिक्स का आपको देखना है। आप कहें नहीं अभी भी टाइम बच गया, तो चौथा मैं आपको कहूँ कि एनसीईआरटी की क्लास 11 की इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 11-12 की पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी की किताबें। वो आप पीडीएफ देख लो, खरीद के पढ़ सकते हो, खरीद के पढ़ो, ये चौथा काम हुआ। तो एक बुक द हिंदू एडिटोरियल, 2 ऑडियो बुक हरारी और राजन और 3 पीडीएफ फाइल वो मैंने आपको बताई। अगले वीडियो क्या आएँगे? अब क्योंकि मेंस के मैंने 2-3 वीडियो बना दिए तब सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो प्रीलिम में जो भी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का कोई मुद्दा पकड़ते हैं। क्योंकि मेंस के वीडियो में आप जानते हैं 10-20 हज़ार व्यू आएँगे और टीचर की इज़्ज़त उसके पेज व्यू से है, तो प्रीलिम इकोनॉमिक कुछ बनाए तो थोड़े और व्यू आ जाएँ। ये एक बात हुई। उसके बाद वापस मैं वीडियो बनाऊँगा, सोच रहा हूँ मेंस की जो भी एथिक्स की स्टडी हुई, उसके ऊपर कुछ एक वीडियो बनाने की मेरी इच्छा है। और बाकी 12 जून से मेंस का मेरा पेड इकोनॉमी कोर्स आ रहा है अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पे। उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट कोड इज़ munal.org और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ भी ये नए अपडेट्स आपके मिस नहीं हो जाएँ। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.